तो वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नई वीडियो में। आज क्वेश्चन बैंक 20 को हम कंप्लीट करेंगे या फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन आपको पता होता है मतलब क्या, कि इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होता है, मतलब ईच साइड का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा। फिर इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड इफ ए साइड सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो हमें पता नहीं कितने साइड्स हैं, तो मान लेते हैं कि ऐसा करके एक कॉर्ड है जो कि साइड है किसका, पॉलीगॉन का एक साइड है, और इसने बनाया है एंगल 45। ठीक है ना, इसके साथ 45 एंगल बनाया है। ठीक है, अभी देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, देखो इसमें क्या था कि अगर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर हम बनाते हैं तो स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। कैसे, क्योंकि इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, और हमें क्या पता चला कि इसने सेंटर में, मतलब जिस भी साइड से, इस साइड AD ने सेंटर की तरफ 90 एंगल बनाया, DC ने भी 90 एंगल बनाया, BC ने भी 90 एंगल बनाया और AB ने भी 90 एंगल बनाया। तो इनडायरेक्टली क्या मीन करना चाहता है कि रेगुलर पॉलीगॉन अगर होता है तो हमेशा वो सेंटर की तरफ सेम एंगल बनाएगा। ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि हमेशा 90 बनाएगा, कभी 20 बना सकता है, 45 बना सकता है, 60 बना सकता है, लेकिन क्या बनाएगा, हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब मुझे बताओ कि अगर हम एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा स्क्वायर नहीं, एक पॉलीगॉन मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, हमें पता नहीं कितने साइड से, मैंने इतना एज्यूम किया है कि इसके साइड है 1 2 3 4 5 6, हेक्सागॉन है ये। तो इसने सेंटर के साथ, अच्छा सॉरी, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, हेक्सागॉन के हर एक साइड इक्वल होते हैं, तो हर एक साइड इक्वल होगा मतलब क्या होगा कि ये सेंटर की तरफ 45 एंगल 45 एंगल 45 एंगल ही बनाएगा। ठीक है ना। अभी हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360। ठीक है, तो टोटल एंगल प्लस करेंगे तो 360 है, और एक एंगल 45 है। ठीक है, एक एंगल 45 है। अभी मुझे बताओ कि 45 के साथ कितना मैं इनटू करूँगा जिससे मुझे 360 मिलेगा। तो इतना मतलब हमें कितने सारे एंगल्स चाहिए होंगे ताकि हमें 360 मिल जाए। ठीक है ना, इससे हमें क्या निकल जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क से हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। क्यों, बिकॉज मेरे भाई देखो, अगर यहाँ पर मैं ये एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, मान लो कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, ये पांचवा एंगल और छठा एंगल। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल्स हैं। तो हमें नहीं पता, अच्छा अगर हम सारे के सारे एंगल्स को 45 मानते हैं, 45 45 45 45, तो ऐसा हमें कितने सारे 45 चाहिए होंगे। ठीक है ना, हमें कितने सारे ऐसे एंगल 45 डिग्री के चाहिए होंगे ताकि हमें इनका सम 360 मिले। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, 360 से अगर हम 45 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएंगे कि कितने हमें ऐसे एंगल्स चाहिए होंगे। अभी एंगल्स चाहिए मतलब क्या, हमें साइड्स चाहिए होंगे, साइड। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए होंगे, साइड्स चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक साइड क्या कर रहा है, इतना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में। तो इतना एंगल चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें कितना चाहिए साइड। ठीक है, कितने साइड हमें चाहिए होंगे ताकि उन सारे साइड्स के एंगल्स का सम हमें 360 मिले। ठीक है, हमें पता है कि एक साइड का वैल्यू 45 है और टोटल जितना एंगल्स का सम है वो 360 है। तो अगर एक एंगल का सम 45 है, सॉरी एक एंगल का वैल्यू 45 है और टोटल वैल्यू है 360, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो डायग्राम में और ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं होता, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ़ साइड्स। ठीक
ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड्स, number of sides of the polygon, number of sides of the polygon, कितने सारे साइड्स होने चाहिए पॉलीगॉन्स के जिससे कि हर एक साइड के एंगल का जो मतलब जो सेंटर के साथ वो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका सम हमें 360 मिले। तो ये होगा 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय हर एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा 45 डिग्री, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए होंगे पॉलीगॉन के 8, मतलब कि अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सेंटर है तो हमें इतने सारे साइड्स चाहिए होंगे, साइड्स ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इतने सारे साइड्स कितने चाहिए, 8 साइड्स चाहिए होंगे, 8 साइड्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर एक साइड 45 डिग्रीज का वैल्यू सबटेंड करेगा सेंटर के साथ और इनका सम क्या होगा 360 होगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली 8 चाहिए होंगे। तो आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, आई मीन टू से कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है जिससे कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट a distance of 5 centimeter from the center is 24 centimeter. The diameter of the circle is okay. एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट बना लेते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। एक स्ट्रेट कॉर्ड बना लो, क्योंकि स्ट्रेट ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना पड़ेगा, बोला है कि इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। ए बी एक कॉर्ड है, उसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ओके 24 सेंटीमीटर है। अभी बताया गया है द डिस्टेंस ऑफ द, अच्छा मतलब सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ओडी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ओडी जो है इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओडी क्या है, कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, मतलब सेंटर से कॉर्ड कितना दूरी में है, कितने दूर में है, कितने दूर बाद है ये कॉर्ड, इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। रेडियस हमें तो रेडियस ही निकालना पड़ेगा ना पहले। डायमीटर कैसे निकलता है, डायमीटर तभी निकलता है जब हम रेडियस को इंटू 2 करते हैं, ठीक है ना। तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम जॉइन करेंगे ओ ए को जॉइन करेंगे भाई डॉटेड लाइन्स में, ठीक है। ओ ए को हमने जॉइन कर लिया तो हमें लिखेंगे यहाँ पर जॉइंड ओ ए, ठीक है। अभी देखो मुझे पता है ये थ्योरम आपको पता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि अगर एक परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, कोई भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा कॉर्ड का लेंथ 24 है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब क्या 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12। तो ये वाला 12, ये वाला भी 12, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये भी 12, ये भी 12, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। हो गया बात। अब हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस यूज़ करके इस ट्राइंगल में ओ ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ओ ए क्या है, रेडियस है, रेडियस के साथ 2 इंटू करेंगे और मिल जाएगा हमें डायमीटर। तो लिखो नाउ अच्छा, और एक बात, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इट इम्प्लाइसेस
ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीज़न क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। मैंने और ज़्यादा लिखा नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। ओके, तो हाफ ऑफ ए बी मतलब ए बी का लेंथ कितना है? 24। तो 24 का हाफ मतलब कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है ना। ए डी का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, और ओ डी का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, प्लस करेंगे तो 169 होगा। तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर का तो वैल्यू हमें पता चल चुका है, 169 है, लेकिन ओ ए का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 169 जो कि है 13। ठीक है, तो हैंस लिखो ओ ए इक्वल टू रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर diameter equal to twice of r, which is equal to 2 into 13, which is equal to 26 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ़ यहाँ पर नहीं था। अगर आपको टफ़ लगा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो कि कहाँ पर आपने समझ में आपको नहीं आया। तब भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने लिख ली है। अभी आपका आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी एंड इज द आंसर ऑफ आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है भाई, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्या बोला गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें पता है 25 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में एक कॉर्ड को ड्रॉ किया गया है जिसका जो दूरी है सेंटर से वो 7 सेंटीमीटर है। हमें उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस रिवर्स क्वेश्चन है पहले वाले का। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो भाई, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से इसका नाम दे दो ए बी, और इस सेंटर का नाम दे दो ओ, और इसका परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट का नाम दो एम, तो परपेंडिकुलर ओ एम। तो हो गया। यहाँ से फिर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ये वाला लाइन जो कि है ओ ए, डॉटेड लाइन्स में, डॉटेड में। ठीक है ना। ओके, तो ओ ए का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ओ ए का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और ओ एम का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि अगर जब भी हम एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो इसको बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये होगा कि दिस ए एम इक्वल टू एम बी। ओके, अच्छा, फिर गिवन लिख लेते हैं भाई। गिवन तो बहुत लिखना ज़रूरी है। गिवन में लिखो ओ ए इक्वल टू रेडियस इक्वल टू आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, और ओ एम जो है ये डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से कॉर्ड कितनी दूरी में है इसका डिस्टेंस है। ठीक है ना, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि ए एम के साथ एम बी जो है ये हाफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। रीज़न मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर बात करेंगे इस ट्राइंगल के बारे में, इन ट्राइंगल ओ ए एम। ट्राइंगल ओ ए एम में क्या बात है देख लेते हैं। फिर से वही ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज़ करके। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 25 का स्क्वायर, ए एम का वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे रख दो, प्लस ओ एम मतलब 7 का स्क्वायर,
तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाया गया है इसलिए, और इसका माइनस करेंगे तो 6, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 576 का स्क्वायर रूट होगा am का वैल्यू, और 576 होता है इक्वल टू 24, मतलब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। तो हमें पता चल चुका है कि इसका वैल्यू 24 है और ये तो सेम है तो इसका वैल्यू भी 24 हुआ। तो टोटल कॉर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 + 24 48। तो लिखो नाउ ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू होगा, इसका लिखो इक्वल टू एम बी, ए बी का वैल्यू होगा ए एम प्लस एम बी। ठीक है, यहाँ से ए एम का वैल्यू हमें पता है, ए एम और एम बी का वैल्यू सेम है जो कि है 24 सेंटीमीटर्स। तो आंसर कितना होगा भाई 48 सेंटीमीटर होगा, और ये है आपका आंसर। बहुत इजी था, टफ कुछ भी नहीं है। ऑप्शन मिला लेते हैं। पहला ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज़ 50 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 36 सेंटीमीटर। और हमारा आंसर इज़ ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड है जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 4 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ निकालना है कॉर्ड का अगर वो सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है अगर। ओके गॉट इट। देखो क्या करना है, पहले तो भाई एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर यहाँ पर आपको ये कर लो, यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो एस से, फिर यहाँ पर और एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो एस से। ठीक है, तो देखो सेंटर है ओ, ये कॉर्ड का नाम है ए बी, इस कॉर्ड का नाम है सी डी मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, फिर यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये है ऐसा, फिर बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर हमें पता है, इसका नाम दे दो ओ एम और इसका नाम दे दो ओ एन। ठीक है, अभी बताया गया है कि ए बी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है। गिवन ए बी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। फिर बताया गया है कि सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो है, जो कि हमने ओ एम माना है, ये कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इसको ओ एम है 4 सेंटीमीटर और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीज़न हमें पता है, लिखने की ज़रूरत है, क्या लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन, शॉर्टकट में समझ गए। ठीक है ना, हाफ ऑफ 6 मतलब हाफ ऑफ 6 मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हमें रेडियस चाहिए होगा, नहीं तो हमारा कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अरे भाई क्या चूज़ करें कलर, ये लो भाई डॉटेड लाइन्स में हो गया। फिर यहाँ से इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लो, रुको इसको थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन्स में। देखो भाई क्वेश्चन में क्या समझाया गया है, क्वेश्चन में समझाया गया है, मतलब बोला गया है एक्चुअली कि ये कॉर्ड है ए बी और इसका सेंटर से दूरी है 4 सेंटीमीटर का, और इस कॉर्ड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अभी ये बताना है कि अगर दूसरा कोई कॉर्ड होता है, ठीक है ना, ये एक कॉर्ड है, इसका दूसरा एक कॉर्ड है। ठीक है, हमें ये जो कॉर्ड है ना, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो कि ओ एन माना है हमने, ये 3 सेंटीमीटर अगर होता है। ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर होता है
तब मुझे बताना पड़ेगा कि इस कॉर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, इस कॉर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए जिससे कि इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से 3 सेंटीमीटर हो। समझ गए ना? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेडियस के हम पाइथागोरस यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? चलो भाई, हो गया। यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर्स। यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। तो और इसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर ओ एन का। अच्छा, अभी ओ एम का वैल्यू मिल गया, तो ओ एन के भी लिख लेते हैं। ओ एन जो कि है 3 सेंटीमीटर, और ओ एन भी जो है, ओ एन भी परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। सॉरी, इसका मतलब होगा कि ओ हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू सी एन इक्वल टू एन डी। रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन। अच्छा, तो अभी इन ट्राइंगल ओ ए एम, यहाँ से इस ट्राइंगल का मदद करके हम पाइथागोरस का यूज़ करके रेडियस निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम में ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ ए तो का वैल्यू पता नहीं, रेडियस है वो तो। ए एम का तो वैल्यू है 3 स्क्वायर और ओ एम का वैल्यू है 4 स्क्वायर। 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अभी देखो, ये भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल तो होंगे। 1 2 3, 1 2 3, विथ इट विल बी इक्वल टू ओ सी। ओके, अभी देखो इस ट्राइंगल में, अच्छा रुको, क्या है भाई, इसका 5 सेंटीमीटर हो गया और इसका भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अभी इस ट्राइंगल में, ओ एन सी ट्राइंगल में, हमारे पास इस वाले साइड का लेंथ है, इस वाले साइड का लेंथ है, हम इस वाले साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, और इससे निकल गया तो कॉर्ड का लेंथ भी निकल जाएगा। इजी। इन ट्राइंगल ओ एन सी, ओ एन जी सी नहीं है गाइस, ओ एन सी है। चलिए, इसका होगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ओ एन का 3 स्क्वायर, और एन सी का स्क्वायर पता नहीं। 25 से 9 को माइनस करेंगे तो 16 ही रहता है। तो एन सी होगा 16 का स्क्वायर रूट, जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो इसका एन सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, हमें पता है एन सी और एन डी इक्वल है, तो एन डी का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड सी डी का वैल्यू क्या होगा, 4 को 4 से प्लस करो, 8 सेंटीमीटर। तो हैंस सी डी का वैल्यू होगा एन सी प्लस सी डी, एन सी प्लस, सॉरी एन डी, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन सी प्लस एन डी, जो कि है 4 4, और आंसर होगा 8 सेंटीमीटर्स। ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑब्वियसली बात है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी इसके बारे में, ठीक ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है? तो रुको रुको रुको, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक करके एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, फिर यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है। आई डोंट नो इट इज़ डायमीटर और नॉट, क्योंकि इसमें सेंटर वेंटर कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। इसका ड्रॉ किया, फिर यहाँ से, फिर इसको ड्रॉ किया, या अरे भाई साहब ये कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये को ड्रॉ, इसको ड्रॉ किया यहाँ से, फिर इसको ड्रॉ किया यहाँ से, ज्वाइन कर दिया भाई, ठीक है? ए बी सी, और ये डी, और ये ई।
और इस वाले एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, देखो, इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी एंड अ सर्कल इन ए। ओके, इफ एंगल ई सी डी 30, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो, एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया, मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो अगर हमें एक इन दोनों में से एक एंगल भी मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। अभी काम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। अरे तो होएगा आंसर भाई, आंसर 60 डिग्री होगा। कैसे? देखिए, ये वाला एंगल और ई वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे बताओ? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, किस सेगमेंट पे है? इस वाले सेगमेंट पे है, ठीक है ना। आई मीन टू से कि इस वाले सेगमेंट में है। कौन सा सेगमेंट? मेजर सेगमेंट, मेजर, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जॉइन करेंगे तो ये तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो मेजर सेगमेंट में दोनों के दोनों एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये 30, ये भी सेम होगा, ये भी 30, टोटल एंगल कितना होगा? 60। तो ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ना। तो लिख लो यहाँ पर 30, ये भी 30। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन एंगल ई सी डी 30 डिग्रीज, एंगल ए बाइसेक्टेड बाय ई ए ई। इसका मतलब बाइसेक्ट मतलब क्या? एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी इक्वल है। और हाँ, नाउ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई सी डी। रीज़न क्या है? 30 डिग्रीज। रीज़न क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो फिर अच्छा, हैंस अभी एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है ना। हैंस एंगल ए का वैल्यू होगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। मतलब 30 प्लस करो तो हो जाता है 60, और ये है आपका आंसर। चलिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, बिकॉज देरी नहीं होनी चाहिए। 45 डिग्री, 70 डिग्रीज और ये 150 डिग्री। ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अभी भी बहुत समय है, मैं 40 मिनट का वीडियो बनाता हूँ वैसे भी, तो हमारे पास अभी भी बहुत मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज अभी के जो क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं, तो ईजिली हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी क्वेश्चन 12 होगा अभी ना। ला रुको भाई, लाला वाला बाद में, पहले इंक चेंज कर लेते हैं। हो गया, अब लाला कर सकते हैं। लो ये क्या हो गया? ये तो भाई इतना आसान सा क्वेश्चन कैसे दे दिया भाई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया? अच्छा भाई, कर लेते हैं भाई, आसान वासान जो भी हो, करने का करना इम्पोर्टेंट है। आसान हो या मुश्किल हो, अगर आपको करना आता है तो कर लो भाई। घड़ी जैसा हो गया ये तो। वॉशिंग पाउडर घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लॉक की बात कर रहा हूँ। वॉच, क्लॉक, क्या बोलते हैं इसको? कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके। इसका नाम है ABC और सेंटर है O, और इसका वैल्यू है 90 और इसका वैल्यू है 120। बताया गया है एंगल ABC का वैल्यू निकालो। भाई इतना इजी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, और अगर देखता भी हूँ तो नहीं करता मैं। कैसे करना है देखो, मैंने क्या बोला था, सेंटर में जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल जिसे कहते हैं,
इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सर्कमफरेंस एंगल, ठीक है ना। तो सेंट्रल एंगल का ट्वाइस, सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल। तो सेंट्रल एंगल का वैल्यू होता है सर्कमफरेंस एंगल के ट्वाइस के बराबर, तो इस वाले एंगल के बराबर। तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये एक पॉइंट है, सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड एंगल्स का सम होता है 360, इसका 90 है, इसका 120 है, तो इसका क्या कितना होगा, 360 से 90 + 20 मतलब 210 को माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा। तो लिखो भाई लिखो, गिवन एंगल AOB 90, एंगल BOC 120, एंगल AOC इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 120। रीज़न है सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट। फिर यहाँ से 360 माइनस कर दो 210 से, इसका आंसर होगा 150, है ना। तो एंगल AOC का वैल्यू 150 हो चुका है, लिख लेते हैं भाई। और नाउ एंगल AOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC नहीं पता, एंगल AOC पता है, तो यहाँ पर 2 जो था इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा चेंज, तो 150 को डिवाइड कर दो 2 के साथ तो हमें एंगल ABC का वैल्यू मिल जाएगा। आंसर होगा 75 डिग्रीज। लो 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 लो, ऑप्शंस मिला लो भाई लोग। ऑप्शन C होगा आंसर भाई, देख के समझ में आ गया। क्वेश्चन 12 छा गया। चलो भाई क्वेश्चन 12 हो चुका है, क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये थोड़ा अनकॉमन सा इंक है, कलर है एक्चुअली, नॉट इंक, क्या बोल रहा हूँ मैं पता नहीं, दिमाग ख़राब नहीं हुआ भाई, दिमाग ठीक ही है, बस बोलने का तरीका ख़राब हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेंटर ड्रॉ करो भाई, सेंटर ड्रॉ कर लिया तो अभी कुछ और भी कर लो भाई। रुको, इसको ड्रॉ मत करो, इसको, इस लाइन को ड्रॉ मत ही करो, बता रहा हूँ मैं, इस लाइन को ड्रॉ मत करो, ये मेरे रफ़ की वजह से, ये मेरे रफ़ की वजह से, रफ़ डोंट ड्रॉ दिस लाइन ऑल्सो। इन दोनों लाइन को ड्रॉ मत करो, एकदम मत करो, मैं बता रहा हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ मत करो इनको, ये मेरे रफ़ के लिए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ ड्रॉ मत करो इसको, प्लीज़ बातों को समझो। हो गया? हाँ हो गया भाई। ड्रॉ मत करना भाई, प्लीज़ ड्रॉ मत करना, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ड्रॉ मत करना। अभी इनके इसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं जो अभी जो मैंने रिमूव नहीं किया उसको ड्रॉ कर सकते हो, और डायग्राम ऐसा ही है, ठीक है ना, वो परफेक्शन के लिए मैंने, सिमेट्रिकल होने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है ना, यू नो आई लव सिमेट्री, इसलिए भाई समझो बात को। ये सेंटर है, ये A है, ये B है और ये C है। हमें x का वैल्यू निकालना है और इस वाले एंगल का वैल्यू है 110। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ज़रूर करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ, ज़रूर करेंगे। गिवन लिख लेते हैं भाई, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, गिवन के बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी। अच्छा भाई x तो ये हो गया, ओके। देखो ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है ना, ये सेंट्रल एंगल है, और इस सेंट्रल एंगल किसने बनाया है, इस आर्क ने, AC आर्क ने सेंट्रल एंगल जो बनाया है, ये इस वाले सरकमफरेंस एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा। मतलब
AC आर्क ने क्या किया, AC आर्क ने सेंट्रल एंगल बनाया है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, एंड दिस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC विल बी इक्वल टू, ये देखो यही आर्क AC आर्क ने क्या किया, सर्कमफ्रेंस के साथ भी एक एंगल बनाया है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ABC है इसका एंगल, तो ABC के ट्वाइस के बराबर होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 360 से माइनस कर दो, लिखो एंगल, हाँ, एंग देयरफॉर एंग रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC विल बी इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOC, ठीक है ना। पता ही आपको, बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर बोलता हूँ बिकॉज याद हो जाने के लिए। रिफ्लेक्स एंगल AOC 250 डिग्रीज, तो ये वाला वैल्यू है 250 डिग्रीज। हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना। ये वाला एंगल मिलने से क्या फ़ायदा हुआ, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, है ना। अच्छा भाई, नाउ एंगल, रुको रुको रुको, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई समझ रहे हो ना, काट देगा टीचर मार्क्स। रिफ्लेक्स एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का वैल्यू नहीं पता, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC 250 का 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है 2। आंसर है 125 डिग्रीज। एंड एंगल ABC इक्वल टू x इक्वल टू 125 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑप्शंस बना लेते हैं। ऑप्शन सी होगा आंसर, और क्या बात है भाई। कौन सा कलर चूज़ करें, ये चूज़ करते हैं, हरा भरा हो जाते हैं, हरा भरा, ठीक है। तो आज ट्राई करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 तक करने का। टोटल क्वेश्चन 25 है, 15 या फिर 16 तक कर लेते हैं, 15 तक करते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर करते हैं बिकॉज आया ऑड नंबर अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा भाई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है जो हमारे द्वारा तो होगा नहीं। ये देखो, बोला था ना, इसको अभी सेंटर में लाना पड़ेगा। इधर आओ, ये थोड़ा सा अंदर घुस जाओ, अरे और थोड़ा सा, अरे भाई ये तो परफेक्ट हो गया, नाइस। इसका नाम है PQRS, PQRS। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके सारे के सारे वर्टेक्स क्या किसके ऊपर है, सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर है, 2y। तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। गिवन PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle P plus angle R equal to 180 degree. एंगल P है x 3x और एंगल R है x, तो 180 इक्वल 180 मतलब 4x होगा 180 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, 180 से 4 डिवाइड करो जो कि होगा 45, ठीक है 45। वेट, हाँ, हमें एंगल P और एंगल Q का वैल्यू निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ये वाला और ये वाला। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, x का वैल्यू है इतना, ओके x का वैल्यू निकल चुका है। तो एंगल P का वैल्यू भी निकाल लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में एंगल P का वैल्यू पूछा गया है और एंगल Q का वैल्यू पूछा गया है, मतलब y का वैल्यू। एंगल P इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 45 डिग्रीज इक्वल टू 135 डिग्रीज।
ये एक आंसर है। दूसरा क्यू हमें निकालना है, देखो। ऑल्सो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 180, 2y प्लस y इक्वल टू 180, 3y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 60। y का वैल्यू 60 है एंड दिस इज इक्वल टू क्यू, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू का वैल्यू 60 है, एंगल पी का वैल्यू 135 है। ऑप्शंस लिख लेते हैं जल्दी से। 135 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। ऑप्शन डी 100 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज। तो ऑप्शन ए है आंसर, ए है आंसर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, पसंद आता है मुझे, ठीक है ना। डायग्राम क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे भाई। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, लंबे लंबे लिखने के बाद जो प्रूफ होते हैं, वो भाई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज यू नो टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो बहुत समझा कर लिखना पड़ता है। एग्जामिनर्स जब चेक करते हैं तो बोलते हैं कि अगर मानो कि मुझे मैथ्स नहीं आता हो, ठीक है, और मैं तुम्हारा क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तब मेरे दिमाग में एक बात घुसी कि सर ने तो अच्छा ही बोला भाई। अगर मान लो कि एक एग्जामिनर तुम्हारा क्वेश्चन चेक कर रहा है, सॉरी आंसर कॉपी चेक कर रहा है, और उसे मैथ का उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, तब वो क्या करेगा? अगर तुम डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो उसको समझ में नहीं आएगा और तुम्हें वो 0 मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। तो तुम्हें समझा कर लिखना है। जैसे टीचर्स लोग समझा देते हैं तुमको, क्लासरूम में समझा कर बताते हैं कि ऐसा 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 है, क्यों ऐसा आया आंसर ऐसा, ठीक है ना। वैसे तुमको समझा कर लिखना है क्वेश्चन पेपर में। पता है टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम के अंदर लिखना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, डायरेक्ट लिखा और सर को समझ में नहीं आया, नो मैटर कि वो अच्छे टीचर हैं मैथ्स के, अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली, तब क्या करोगे? तब तो आपके लग जाएंगे, है ना। अच्छा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका ट्वाइस इक्वल टू दिस। ओके, देखो भाई, ये सेंटर है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा सिंपली। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी इक्वल हो गया। ये वाला भी 20 डिग्रीज, ये 35 प्लस 20 55, ये टोटल एंगल 55, और इसका डबल कितना होगा? एक्स। हो गया आपका आंसर। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस, it implies is angle OAB equal to angle OBA equal to 35 degrees, isosceles triangle property, फिर OA इक्वल टू OC, यहाँ से एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 20 डिग्रीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो एंगल ए मतलब BAC, एंगल BAC क्या होगा? 35 प्लस 20 मतलब 55, एंड हमें पता है सेंट्रल एंगल जो कि है एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, है ना। सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, तो यहाँ से एंगल BOC होगा ट्वाइस ऑफ एंगल
BAC मेरा 55 डिग्रीज, तो 110 डिग्री विच इज़ इक्वल टू x, और ये है हमारा आंसर। ऑप्शंस लिख लेते हैं, 55 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, और डी ऑप्शन 70 डिग्रीज, और ये है ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर, बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।